हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं हिंदी लिटरेचर के बारे में, जो हिंदी साहित्य है। ओके, तो ये हिंदी साहित्य का सिलेबस है यूपीएससी का। तो इसे डिटेल में समझेंगे। और सबसे पहले मैं इसका इम्पोर्टेंस बता दूं कि आखिर बहुत लोग सिलेक्शन में हिचकिचाते हैं कि हिंदी साहित्य ऑप्शनल जो है ये लोगों के लिए आसान क्यों है, क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है, कम समय में इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है। दूसरी बात, ये हमारा मदर टंग है और मातृभाषा है। ठीक है, तो ये इसलिए भी आसान है। दूसरी बात ये है कि ये हम लोग इसे प्राइमरी स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन कॉमन आपको मिलते हैं। बस यहाँ पे अंतर एक ही होता है कि जो लेखन शैली होती है उसे बेहतरीन करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो और आप सबको अगर पता हो फिर भी मैं बता देता हूँ कि यूपीएससी में हिंदी लिटरेचर में और जितने भी ऑप्शनल है सब में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो 250-250 मार्क्स के दोनों होते हैं। ठीक है, यानी कि 500 टोटल मार्क्स होता है। और मेंस में इसे बैकबोन कहा जाता है कि यदि आपका ऑप्शनल स्ट्रांग है तो मेंस क्वालिफाई करने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और मार्क्स यहीं से आपका ज़्यादा आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं आप सबसे पहले पेपर फर्स्ट के बारे में कि पेपर फर्स्ट और पेपर 2 इन दोनों के बीच में पेपर 2 जो है वो रिलेटिवली पेपर 1 से इजी है, क्योंकि इसमें जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा समरी इसमें पढ़ना पड़ता है आपको। और पेपर 1 भी अच्छा है, बट थोड़े से कुछ ऐसे पोर्शन है, जैसे देखिए आप सबसे पहला जो पोर्शन है खंड क जो है हिंदी साहित्य का, इसमें हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मतलब हो गया देवनागरी, है ना। देवनागरी जो लिपि है इसके बारे में पढ़ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो रट्टाफिकेशन वाली होगी, आपको रटना पड़ेगा, समझने जैसा यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं। बाकी बात फिर चीज़ें समझने, जैसे पहला इसमें टॉपिक है अपभ्रंश अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। तो ये पढ़ना होगा आपको, यानी कि भाषा का जो विकास है वो कैसे हुआ, अपभ्रंश से अवहट्ट बना, फिर मतलब भाषा ऐसे करना कि छन छन मतलब के आना। ये पहले भाषा हमारी बहुत टूटी फूटी थी, फिर धीरे धीरे एक कैसे ये एक सुसंगठित रूप में कैसे आया, तो आपको इस टॉपिक में जानना होगा। कई बार यूपीएससी में ऐसे सीधे सवाल आते हैं कि अपभ्रंश के गुण अवगुण, अपभ्रंश की जो व्याकरणिक विशेषता है, अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषता, इन सब की जो व्याकरणिक विशेषता होती है, व्याकरण की जो विशेषता होती है, उन सब चीज़ों से सवाल सीधे सीधे आते हैं, छोटे छोटे सवाल। और इसमें दूसरा फायदा ये कि इसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं। हर एक पेपर 3-3 ग्रुप में बटा होता है, तो आपको 5 सवाल करने रहते हैं। ओके, तो आप जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 1 नंबर है तो इसमें क ख ग इस तरह के होते हैं, एक एक क्वेश्चन नहीं होता है। तो ओके, तो ये आप देखिए, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है मध्यकाल में ब्रज और अवधि, ये दोनों जो बोली हैं इनका साहित्यिक भाषा के रूप में कैसे विकास हुआ। देखिए मैंने बोली बोला है और यहाँ पे भाषा है। भाषा के रूप में, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी भाषा में इसे बोल देता तो फिर भाषा के रूप में कैसे विकास कराते इसका, है ना। तो ये दोनों बोली है। और बोली और भाषा के में क्या अंतर है, जब हम इस पे इसका जो जिसे कहते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि इसका जब डिस्कशन करेंगे पेपर वाइज तो वहाँ पे बताएंगे आपको कि भाषा और बोली में विशेष अंतर क्या होता है। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि भाषा जो होता है वो एक छोटे क्षेत्र में बोला जाता है, सॉरी बोली जो होती है ये छोटे रीजन में होते हैं, रीजनल क्षेत्रीय मतलब उसका जो क्षेत्रीय विस्तार होता है, भौगोलिक विस्तार होता है, वो बहुत कम होता है, जबकि भाषा का बहुत ही बृहद होता है। तो ये बोली और भाषा में मतलब विशेष अंतर है। तीसरा टॉपिक है सिद्ध एवं नाथ साहित्य। और देखिए मध्यकाल, अब काल देख रहे हैं, काल इसका डिवीजन किया गया है साहित्य का। ठीक है, आदिकाल, भक्ति काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, है ना। तो आगे ये भी आएगा। तो सिद्ध और नाथ के साहित्य पढ़ने हैं आपको, खुसरो पढ़ने हैं, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों के और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रासंगिक रूप, यानी कि इन सब कबीर के कुछ दोहे पढ़ने होंगे आपको, संत साहित्य, खुसरो के कविताएं, इनकी समरी, सिद्धनाथ साहित्य, है ना। ये सारी चीजें आपको पढ़ने होंगे। फिर 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास, ये भी पढ़ना होगा। खड़ी बोली का विकास और नागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, इसके तमाम जो अलग अलग इसका जो प्रभाग होगा, डिवीजन करेंगे वहाँ से। फिर हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, यानी कि मानकीकरण का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन,
कैसे हुआ, हिंदी भाषा का स्टैंडर्ड, जैसे हिंदी भाषा अब देखते हैं अब कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है और इवन कि अब ये गूगल भी इसे इस्तेमाल कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना है। फिर है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ। कैसे हिंदी में आपको पता है कि जब भारत आज़ाद नहीं था तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह आते थे अलग अलग भाषा में, रीजनल भाषा में, जैसे मराठी में आता था, बंगाली में आता था, लेकिन हिंदी पे ज़्यादा उसमें फोकस किया गया। हिंदी भी बहुत एक अहम भाषा के रूप में ये उभरा आज़ादी के टाइम पे। ओके, तो उस पर नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। भारत की जो संघ है, अब इसे राजभाषा के रूप में, अब देखिए राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, इन सब छोटे छोटे जो चीज़ें हैं आगे जब वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिलेबस को जब डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं डिस्कस करके मैं आप सबको बताऊंगा कि इन दोनों में राजभाषा और जो राष्ट्रभाषा है इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है। इससे माइनर चीज़ें हैं, देखिए एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, बट अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, बताइए राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में क्या डिफरेंस है। ओके, फिर हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास कैसे हुआ, जो मैंने बताया वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा जैसे टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर में आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध, यानी कि हिंदी जो भाषा है इनके इसके अंतर्गत जो प्रमुख बोलियां हैं और उनके बीच का जो संबंध है उसे जानना है, तो ये भी सिलेबस में है। 10वां टॉपिक है नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। जो लिपि होती है स्क्रिप्ट, उसकी विशेषता जानने और उसके सुधार के प्रयास, उसमें अगर कोई खामियां हैं तो उसके सुधार के प्रयास, और मानक हिंदी का स्वरूप यानी स्टैंडर्ड हिंदी का जो स्वरूप है वो कैसा है ये जानना है। अब है दूसरा खंड ख आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। भाषा का इतिहास और साहित्य का इतिहास। देखिए साहित्य के इतिहास में है कि हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व, ये दोनों बातें, और तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो इनको पूरा आपको विस्तार से जानना होगा कि हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, सबसे पहले किसने लिखा और किस किस का जो उनके राइटर थे उनकी जो मान्यता थी वो कैसे थी। और सॉरी इसमें एक और टॉपिक छूट गया, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, ये खंड ख में ये था। ठीक है, खंड क में था और ये खंड ख का पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां। साहित्य की जो प्रवृत्ति रही है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कि आदिकाल में सिद्धनाथ साहित्य जो है उनको पढ़ना होगा, रासो साहित्य पढ़ना होगा। प्रमुख जो कवि हैं जैसे चंद्रबरदाई, खुसरो, हेमचंद्र, विद्यापति, ये सब। और भक्ति काल में संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा और कृष्ण भक्ति और राम भक्ति धारा, ये सब पढ़ने होंगे। और प्रमुख कवि जो पढ़ने हैं ये महत्वपूर्ण है, कबीर को पढ़ना है, फिर जायसी, शुर और तुलसी। रीति काल में रीति काव्य और रीतिबद्ध और रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य, तो इन सबको पढ़ना है। और फिर इसमें कुछ कवि हैं जिनका नाम देखिए केशव हैं, बिहारी हैं, पद्माकर हैं और घनानंद है, इन चारों कवियों को पढ़ना है। आधुनिक काल में देखिए नवजागरण का गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल, ओके, और प्रमुख लेखक जैसे भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्रा। और फिर आधुनिक हिंदी के कविता की मुख्य जो हैं, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्ति कैसी रही है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता, और ये सारी चीज़ें। और प्रमुख कवि जो हैं यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हैं, इनको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को पढ़ना होगा, और गजानंद माधव मुक्तिबोध और नागार्जुन, इन सारे कवियों को आपको पढ़ना होगा इस फर्स्ट पेपर में। ठीक है, अब बात करते हैं कथा। इनमें कथा पढ़ने हैं। कथा साहित्य में क्या आएगा, उपन्यास और यथार्थवाद। तो इसमें उपन्यास का इतिहास और उपन्यास के बारे में जानना है आपको। ठीक है, हिंदी उपन्यासों का उद्भव कैसे हुआ और उनका विकास कैसे हुआ ये जानना है। प्रमुख उपन्यासकार जैसे प्रेमचंद्र के बारे में जानना है, इनकी कृतियां क्या कौन सी हैं वो जानना है। जैनेन्द्र के बारे में, यशपाल, रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु इनका पूरा नाम है, भीष्म शाहनी। फिर हिंदी कहानी का उद्भव और विकास जानना है। ओके, और फिर प्रमुख कहानीकार जैसे प्रेमचंद्र, इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियां, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, मोहन राकेश, कृष्णा शोभती। फिर नाटक जानेंगे, नाटक और रंगमंच क्या होता है, इन सबको डिटेल में जानना पड़ेगा आपको। हिंदी नाटक
का उद्भव कैसे हुआ ये जानना है, और इसका विकास कैसे हुआ। प्रमुख नाटककार जैसे भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, इन सब के नाटक और हैं राजकुमार वर्मा, मोहन राकेश, इनका बहुत फेमस है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, तो इन सबको पढ़ना है। हिंदी रंगमंच का विकास कैसे हुआ, और फिर आलोचना, बेस्ट पार्ट है, यहाँ से भी सवाल आते हैं। और हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास जानना है इसमें। सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा, इन सबको जानना है। प्रमुख आलोचक जैसे इनको पढ़ना होगा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा एंड नागेंद्र। हिंदी गद्य की जो अन्य विधियां जैसे ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, जैसे रिपोर्टाज, ये सब सारी चीजें हैं। अब देखिए, अब इन्हीं चीजों को पेपर 2 में क्या होता है कि इसके समरी को पढ़ना है आपको, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इसमें इसका सबसे फायदा हिंदी साहित्य का ये है कि क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। जैसे अगर आपने प्रेमचंद्र पढ़ी है, तो प्रेमचंद से हर साल एक ना एक सवाल आएगा, चाहे इनके उपन्यास से आ जाए, चाहे कहानी से आ जाए, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, और ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद्र से ही आएगा, लेकिन सवाल आएगा। ओके, अब खंड पेपर 2 का खंड का यानी पद्य साहित्य, यानी कि पद्य में देखिए कबीर की ग्रंथावली, इनके आरंभ के 100 पद पढ़ने होंगे, ठीक है। और सूरदास के भ्रमर गीत सार, इनके भी 100 पद पढ़ने हैं। देखिए 100 पद देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से आते हैं, लेकिन कुछ बहुत ऐसे इसमें थोड़े बहुत ट्रिक होते हैं जिससे कि आप कैसे उसको पहचानेंगे, वो सब जब आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग इसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे। तुलसीदास पढ़ना है आपको, रामचरितमानस, सुंदरकांड और कवितावली उत्तरकांड, इनके 2, यानी कि आपको यहाँ पे रामायण भी पढ़ना होगा। फिर मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पद्मावत, सिंगलदीप, जैसे पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, हालांकि उसका नाम पद्मावती कर दिया गया था, पता नहीं। ओके, सिंघलदीप खंड और नागमती वियोग खंड 2 हैं, और श्याम सुंदर दास की ये है रचना, कहानी इनके द्वारा बुक लिखी गई है, तो वो देख सकते हैं। बिहारी पढ़ेंगे आप, रत्नाकर, ठीक है, बिहारी रत्नाकर आरंभ के इनके 100 दोहे पढ़ने पड़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, जयशंकर प्रसाद कामायनी का 2 सर्ग पढ़ना है, चिंता और श्रद्धा सर्ग, इसमें काफ़ी सारे सर्ग हैं, लगभग 8 सर्ग हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, एक्चुअली अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 2 ही पढ़ने हैं आपको, श्रद्धा सर्ग और चिंता सर्ग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राग विराग, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता, इनके 2 कहानी, ये पढ़ना है आपको। रामधारी सिंह दिनकर में इनकी जो है वो कुरुक्षेत्र पढ़ना होगा। अज्ञेय का आंगन के पार, यानी कि असाध्य वीणा, इस कविता को पढ़ना है। मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस, इनकी रचना है, इसे पढ़ेंगे। नागार्जुन, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, और हरिजन गाथा, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं खंड ख। खंड ख में पढ़ेंगे गद्य साहित्य है, यानी गद्य का साहित्य इसमें जानना है। भारत दूरदर्शिता, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये नाटक का पार्ट है। मोहन राकेश, ये भी नाटक के हैं, है ना, ये भी नाटक है, तो इसे भी पढ़ना होगा। रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति, ये जानना है। निबंध निलय में आपको डॉक्टर जो इसके संपादक डॉक्टर सत्येंद्र हैं, उन्हें जानना होगा। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सब के जो निबंध निलय हैं उनको जानना होगा। प्रेमचंद्र की जो उपन्यास हैं, गोदान पढ़ना पड़ेगा, गोदान की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, गोदान और प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, संपादक है ये अमृत राय, इसके संपादक हैं। तो आप इनकी एक बुक आती है जिसमें 16 कहानी है, अमृत राय की बुक है, ठीक है। अमृत राय इनके बेटे थे, इनके पुत्र थे वो, ठीक है। फिर प्रसाद, इनका नाटक आपको पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद यहाँ पे है ना, जयशंकर प्रसाद। अस्कंद गुप्त, यशपाल का दिव्या, फणीश्वरनाथ रेणु, महिला आंचल, और मन्नू भंडारी, महाभोज, ये सब पढ़ना पड़ेगा। एंड आखिरी है राजेंद्र यादव, एक दुनिया समानांतर, सभी कहानियाँ, इसके अंदर जितनी कहानियाँ हैं उन सब कहानियों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए आप इसकी अब सीधी सीधी बात करें, फायदा क्या है, कहानी पढ़ना है, कहानी पढ़ना सबको अच्छा लगता है, बस यहाँ पे है कि कहानी पढ़ के समझना है, कुछ चीज़ें फोकस करना है। नाटक पढ़ेंगे तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है नाटक पढ़ना। उपन्यास हर कोई पढ़ता है और आपको एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और अगला वीडियो हम लेके आएंगे इस पर, या फिर आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उपन्यास से स्टार्ट करूँ, प्रेमचंद्र से स्टार्ट करेंगे, गोदान से, तो रिवीजन मोड में, आप सबने पढ़ा होगा, बस रिवीजन कराएंगे,
हम यहाँ पे आपको कि कैसे क्विकली इसे पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ना है और किसे देखना है। ओके, और अगर आपके पास हिंदी साहित्य का सिलेबस नहीं है तो आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, सो धन्यवाद।